मौका कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलने से नहीं चूकती है। जब भी फंसती है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस को बना देती है। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब बीजेपी बहावई लूटने में लगी हुई है, पूरी मोदी सरकार दुनिया में, देश में ये संदेश दे रही है कि उसके रहते, खासकर पीएम मोदी के रहते ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है। और इस बीच में एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और हमला बोलते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया है। बाकायदा पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के उन तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। पूरा मामला पहले बताएंगे हम अपने दर्शकों को कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा, जिसके बाद पवन खेड़ा ने पलटवार करके एक तरह से पूरी बीजेपी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और गंभीर आरोप लगा दिए। नहीं, प्रधानमंत्री 2 दिन से गुजरात के दौरे पर हैं और लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बयान दिया है और जो देश की आज़ादी से जोड़ते हुए उन्होंने जो घटना बताई है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके 3 टुकड़े कर दिए गए, और इसका दोष भी उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस और नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको इसका दोषी ठहरा दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, क्योंकि बंटवारा कांग्रेस ने या नेहरू जी ने या गांधी जी ने मन से स्वीकार नहीं किया था। उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी थी कि देश स्वतंत्रता उसको मिली नहीं थी, और जब स्वतंत्रता मिली थी तो उसके 3 हिस्से हो गए थे। एक पाकिस्तान वाला हिस्सा, दूसरा जो पूर्वी पाकिस्तान होता था जो आज बांग्लादेश बन गया है। इंदिरा गांधी ने 1971 में, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि ये जो पाकिस्तान के जो 2 हिस्से अलग अलग हैं ये भारत को परेशान करते रहेंगे, तो इसीलिए 71 में उस हिस्से को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया। अब उसका तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते कि कांग्रेस के शासनकाल में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और बांग्लादेश अलग बना दिया गया। अब वो जिक्र करते हैं स्वतंत्रता का। तो भाई उस समय की जो परिस्थिति थी और जो देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के पीछे क्या दोषी कौन है, उसको लेकर चर्चाएं यदि होंगी तो बीजेपी और जो संघ परिवार है वही सवालों के घेरे में आ जाएगा। तो उसको लेकर जो प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया है उस पर तुरंत ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है और प्रधानमंत्री को उनके बयान का एक एक शब्द का एक तरीके से जवाब दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गौर करने वाली बात अविनाश जी ये भी है कि आज पूरा देश पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है, उनकी पुण्यतिथि को लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है उनको। लेकिन उस दिन भी पीएम मोदी नेहरू को घेरने से बाज नहीं आए और उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए पूरी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये भी एक तरह से बीजेपी की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उस पर सवाल खड़े करता है। यानी बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पीएम मोदी ने जिस तरह से पूर्व पीएम नेहरू पर निशाना साधा है या जिस तरह के आरोप लगाए हैं भारत की आजादी को लेकर, देश के बंटवारे को लेकर, पूरा जिम्मेदार उन्होंने नेहरू को और कांग्रेस को बता दिया है। उससे एक बार फिर पीएम मोदी अपने बयानों के चलते बुरी तरह घिर गए हैं और अब पूरी बीजेपी पर ओछी राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी की और खुद पीएम मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। तो पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है या जो सवाल किए हैं, सुन लेते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहता। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए,
कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल की रात से आज तक बीजेपी की ओछी राजनीति में कोई कमी नहीं आई है। ये बात पवन खेड़ा ने जब कही और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा गया है देश दूसरे देशों में जो पाकिस्तान की पोल खोलने गया है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं। यानी देश के बाहर भी बीजेपी सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है। पवन खेड़ा ने एक गंभीर आरोप लगाया है क्योंकि डेलीगेशन के साथ में जो बीजेपी के सदस्य गए हुए हैं विदेश में जब हैं तो वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान दिए जाते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से डेलीगेशन के सदस्य भी बोल रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता देश में हैं उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल जो उसके उलट है। जो बीजेपी की नीति है वो उसी तरीके से है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का एक मुद्दा उठा के चल रहे हैं और दूसरा कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से बोला, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि जब 2014 में वो सत्ता में आए तब देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर पर थी और अब 11 साल में वो चौथे नंबर पर आ गई। वैसे 5वें पर है, नीति आयोग ने बोला कि अभी हम 5वें पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि चौथे पर आ गए हैं, तो चलो हम उनकी बात भी मान लेते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हम कहाँ थे? उस समय हम 100 में भी नहीं थे। और उसके बाद 60 साल जो कांग्रेस का शासन चला है उसमें 100 से लेकर वो 11वें नंबर तक आ गए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपको जो स्टार्ट दिया, आपको बढ़ना जो सिखाया था वो कांग्रेस के शासनकाल में ही सिखाया गया। अब उसको ही एक तरीके से जो नीतियां दी कांग्रेस के शासनकाल की, आपने उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया जिसके चलते 11वें से 5वें और चौथे की तरफ जो देश बढ़ रहा है वो कांग्रेस की जो नीतियां थी उसकी देन है, ना कि पिछले 11 साल की जो सरकार की उपलब्धियां जिनको बताया जा रहा है। ये उपलब्धियां वही उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस ने नीतियां बनाई थी, उन पर सरकार आगे बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो भी बोल रहे हैं, घेरने की कोशिश तो वो कांग्रेस को कर रहे हैं, लेकिन अपने बयान में वो खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से कई सवाल भी पूछ लिए गए। पवन खेड़ा ने साफ साफ कहा कि हम लगातार कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार एक विशेष सत्र बुलाने की या सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार उसके लिए राजी नहीं है। उल्टा पीएम मोदी जब गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं तो वहां पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर अब राजनीति के जानकारों का यह भी दावा है कि जिस तरह से कांग्रेस पूरा फोकस इस बार गुजरात पर कर रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर देश से बीजेपी को हटाना है तो सबसे पहले उसका सफाया गुजरात से करना होगा और इसीलिए अभी 2027 के आखिर में वहां पर चुनाव है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से वहां पर जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि बीजेपी भी अब गुजरात पर फोकस कर रही है और वहां पर बार बार पीएम मोदी जाकर कांग्रेस को कोस रहे हैं। लेकिन इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे राहुल गांधी की रणनीति ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया और खुद पीएम मोदी भी अब खौफ में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा पवन खेड़ा के अगर सवालों की बात की जाए तो उन्होंने पूछा है कि पुंछ, गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, हाफिज सईद, मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए और सीज फायर की शर्तों में इन आतंकियों को वापस लाना शामिल है या नहीं, और क्या कुछ बोले हैं सुन लेते हैं। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर, मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीज फायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके।
यानी एक तरह से साफ है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। मौका कोई भी हो, कांग्रेस पर हमलावर रहती है बीजेपी। पीएम मोदी भी कांग्रेस को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैसे बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी खुद उसमें घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।